आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मोदी हुकूमत 2.0 के 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या उन कामों की रूपरेखा इन 50 दिनों में खिंच पाई है जिनका की वादा किया गया था, खासतौर पर अकलियतों के लिए, क्योंकि सरकार ने अकलियतों का विश्वास जीतने की बात कही थी। और इसके लिए हमने वजारत बराए अकलियती उमूर के शुरुआती 50 दिनों में जो कामकाज है उसका तज्जिया किया है। यह रिपोर्ट देखिए। दोबारा इख्तिदार में आने के बाद मोदी हुकूमत ने 50 दिन पूरे कर लिए। 50 दिन का वक्त यूं तो किसी हुकूमत के लिए ज्यादा नहीं होता, लेकिन सरकार के पिछले 5 साल और अब 50 दिन को लेकर लोगों की राय सामने आ रही है। दोबारा हुकूमत में आने के बाद मोदी सरकार ने अक़लियतों का विश्वास जीतने की बात कही थी। ऐसे में ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या 50 दिनों में उन कामों की रूपरेखा खिंच पाई या नहीं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू में ही कहा था कि वो 3E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के फार्मूले पर काम करेंगे। इसको लेकर वजारत ने ऐलान किया कि 5 सालों में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स जैसे मंसूबों से 5 करोड़ अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इनमें 50% लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इस सिलसिले में काम की शुरुआत भी हो गई है और तलबा स्कॉलरशिप पाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। वहीं जिन इलाकों में तालीमी इदारों के लिए बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, वहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पॉलिटेक्निक, ITI, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस, गुरुकुल टाइप आवासीय विद्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अक़लियती नौजवानों को मरकज और रियासत की सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और दूसरे महकमों के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जा रहा है। वजारत ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों में करीब 1,25,000 तलबा को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। वहीं मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए भी काम किया जा रहा है और असातिज़ा को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे तलबा की तालीम बेहतर हो सके। वजारत ने टारगेट रखा है कि 5 साल में 25 लाख नौजवानों को सीखो और कमाओ, उस्ताद, गरीब नवाज कौशल विकास योजना और नई मंजिल जैसे मंसूबों का फायदा दिया जाए। अगले 5 सालों में मुल्क भर में 100 हुनर हाट के जरिए लाखों दस्तकारों और शिल्पकारों को मौका और मार्केट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराए जाएंगे। वहीं आपसी हम आहंगी के साथ साथ कदीमी रिवायत के ताने बाने को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मुल्क भर में 50 से ज्यादा मुशायरे, कवि सम्मेलन और दूसरे प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। इसके अलावा वक्फ जायदादों की 100% जियो टैगिंग और डिजिटाइजेशन के लिए भी तहरीक चलाई जा रही है। वक्फ प्रॉपर्टी पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 100% फंडिंग का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन हमने लक्ष्य रखा है कि 100 दिन का, और 100 दिन के लक्ष्य में हमने अपने मंत्रालय का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित तौर से हमने जो 3E कहा, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट है, वो तो है ही। लेकिन हम 100 दिनों में हमारी कोशिश है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका 100% डिजिटाइजेशन हो जाए। मोदी सरकार के 50 दिन पूरे होने पर अक़लियती तबके के लोगों को बड़ी उम्मीदें लगती हैं। माइनॉरिटी कमीशन की, माइनॉरिटी अफेयर्स की जो स्कीम्स हैं वो वाकई काबिल तारीफ है और वेलकम के लायक हैं। अक़लियतों के अंदर एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, ये तीनों नहीं है, इन तीनों को देने के लिए उन्होंने ट्रिपल E की स्कीम चालू करी है। 50 दिन ये मुल्क में अमन के, सुकून के हैं और ये बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। यकीनन अभी मोदी सरकार पार्ट 2 की शुरुआत है। ऐसे में उम्मीद रखनी होगी कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे जरूर होंगे। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। तो मरकज की मोदी हुकूमत 2.0 ने अपने इक़्तिदार के 50 दिन पूरे कर लिए। आप सोचेंगे कि सिर्फ 50 दिन ही तो हुए हैं, कौन से 500 दिन हो गए हैं जो इतनी खास बात। दरअसल यही तो है मोदी दौर और बाकी हुकूमतों का फर्क। यहां एक एक दिन
एक एक लम्हा कीमती है, मुल्क के लिए, कौम के लिए। और यही वजह है कि सरकार अपने 50 दिन के कामों को आवाम के सामने रख रही है, जवाब दे रही है, आगे के 50 दिन का मंसूबा लोगों के सामने रख रही है, ताकि ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत बनी रहे। बात वजारत अक़लियती उमूर की करें तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क़यादत में धुआंधार काम हो रहा है। आपने देखा भी, 50 दिन का पूरा ब्यौरा है, किस तरह से काम किया जा रहा है और क्या आगे की योजना है, क्या आगे की मंसूबे हैं। उन्होंने अपने 50 दिनों का हिसाब किताब आवाम के सामने रख दिया है। वजीर आजम मोदी की हलफ बर्दारी के साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम शुरू हुआ। 3T और 3E का फॉर्मूला काम कर रहा है। जहां अक़लियतों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट से जोड़ना है, वहीं मदरसों में 3T यानी टीचर, टिफिन और टॉयलेट का 100% इंतजाम करना है। और वो भी बहुत कुछ हो चुका है इन 50 दिनों में, जिस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे दीगर हुकूमतों के दौर की भी, जब अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को पीछे करने, उन्हें डराने और मेन स्ट्रीम से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, वो भी सिर्फ वोटों के लिए। उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क है, इस पर भी बात होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त मुसलमानों ने, अक़लियतों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने देखा है कि उन्हें कितना पीछे कर दिया गया। और आज उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम हो रहे हैं तेजी के साथ, उसके बाद उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो रही है और कितनी बेहतर होती चली जाएगी, इस पर बात करते रहना जरूरी है। मेरे 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि मोदी हुकूमत के 50 दिन अक़लियतों के लिए क्या खास, मोदी हुकूमत के 50 दिन अक़लियतों के लिए क्या खास, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, क्या सबका साथ, सबका विश्वास को अमली जामा वाकई पहनाया जा रहा है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल से साफ साफ कहा था। तीसरा सवाल, मदरसों के लिए 3T के फॉर्मूले से कितना फायदा होगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहते हैं कि वो मदरसों को भी बहुत ज्यादा आधुनिक देखना चाहते हैं, जदीद देखना चाहते हैं। यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मंशा है। और एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर का जो इरादा है, जो सोच है, जो वादा है, जो मंसूबा है, उस पर कैसे सरकार काम कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। चौथा सवाल, 70 सालों में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को क्यों डराया गया, इस पर भी बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ है हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए कि हम कहां थे और कहां पहुंचा दिए गए पिछले 70 सालों में। पांचवा सवाल, अक़लियतों के साथ हुए छल में छेद करने के पीएम मोदी के वायदे के मायने क्या है और उस पर कितना अमल हो रहा है। आइए इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, स्टूडियो में भी हैं और भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आप मरकजी हुकूमत में हायर एजुकेशन समिति के कमेटी के मेंबर हैं। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM के कौमी तर्जुमान हैं और उनकी फॉरेन मामलों की कमेटी के सीनियर मेंबर भी हैं। खैर मकदम है यासिर जिलानी साहब आपका। और मेरे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। अक्सर मैं उनको अपने प्रोग्राम में रखता हूं। एक अच्छे आलोचक तो हैं ही, लेकिन सच्चाई को सच्चाई की तरह सामने रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम अपने साथ डॉक्टर शोएब जामई साहब को भी जोड़ेंगे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर काम कर रहे हैं। खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया में वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुसलमानों की जो जमीनी हालत है और जो उनकी जिंदगी में बेहतरी आई है पिछले 5 साल में और इन 50 दिनों में, उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे। फिरोज बख्त अहमद साहब भी मेरे साथ थोड़ी देर बाद होंगे। आप चांसलर हैं मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि मानू के, उनसे भी बात करेंगे। आइए आगाज करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आप अक़लियतों के बीच में जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का जो मंसूबा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो सोच है, उसको लेकर आवाम के बीच आप जा रहे हैं। 50 दिन अभी हुए हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि लोग ताज्जुब ना करें कि 50 दिन ही तो हुए हैं। ये 50 दिन भी बहुत है कि एक लम्हा बहुत है। क्या फर्क पड़ा है लोगों की जिंदगी में, बिलखुसूस मुसलमानों की जिंदगी में, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की जिंदगी में पिछले 5 सालों में और इन 50 दिनों में? देखिए, अब सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं कि आज 50 दिन में का जो आपका चर्चा है उसमें हम सब भाग ले रहे हैं। और आपका जो पहला ही एक क्वेश्चन था, जो 5 क्वेश्चन आप करते हैं उसमें, कि मरकज़ी हुकूमत के जो मोदी साहब के 50 दिन अक़लियतों के लिए क्या ख़ास हैं, तो मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बड़ा
जितना भी उनकी तारीफ की जाए, जिस तरीके से उन्होंने काम करने का एक तरीका बदला है, यकीन करें कि मैंने तो बहुत सारे हुकूमत के अंदर जो इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, मोदी 1 से पहले की हुकूमत जो रही है उसको भी काम करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का तो नाम तक किसी ने नहीं सुना होगा। ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद एक ऐसा महकमा एक ऐसे आदमी के पास है जो इरादा रखता है तमाम माइनॉरिटी को हिंदुस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए, जो इरादा रखता है कि माइनॉरिटी का कोई भी हिस्सा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो और ऑफ कोर्स मुसलमान हो, उसको छोड़े नहीं। उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाना है, किस तरीके की स्कीम लेके आनी है, वो उनके मंसूबे में दिखाई देती है। जो उनकी सोच है, जो उनके पास टीम है, जो उनका पूरा रिसर्च है, वो कहीं 1-2 सेक्शन में कोई खिदमत नहीं दे रहे हैं, वो पूरे भारत को एक नजरिए से देख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम लोगों ने बार बार उनकी स्कीम पे चर्चा करी है कि जिस तरीके से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने स्कीम को लॉन्च किया, स्कीम को लॉन्च करने के बाद कैसे लोगों तक पहुंचे, उसमें जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा ऐतिहासिक है। उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, अभी टीटीई की बात आ रही है। टीटीई में जो 3 वर्ड को आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो तीनों चीज मदरसे के अंदर इतने भरोसे के लायक है। देखिए, मदरसे में बहुत कमजोर तबके के मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको हम अच्छा टीचर दें, टिफिन दें। टिफिन एक, क्योंकि मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि कई बार उनके दिल में ये बात आती है कि उनको वो जो दोपहर के वक्त टिफिन देने की और खाना देने की बात है, जो बहुत सारी स्कीम और भी है मरकजी हुकूमत की जो और अलग अलग महकमे के तहत की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ का तबका बहुत निचला तबका है, उसको अगर खाना मिलता है तो उसके अंदर एक उत्साह पैदा होगा, वो और मदरसे में दिल और कसरत के साथ वो जो कम जाते हैं ज्यादा जाएंगे। और टॉयलेट की बात हुई है तो हमारी सरकार का तो ये मंसूबा शुरू से रहा है, स्वच्छता पे जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, सफाई, क्योंकि सफाई आधा ईमान का हिस्सा है, तो उसको एक देखिए कितने तरीके से हमारे मिनिस्टर साहब ने जोड़ दिया। मतलब जिसके बारे में लोग जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, बात ही नहीं करते इमरान साहब, जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो प्रायर की हुकूमत रही है वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मैं बार बार अपने मिनिस्टर को क्यों सलाम करने का दिल करता है मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है, जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है, वो उसके बारे में सोचते हैं, वो उसके बारे में कुछ कर रहे हैं। आज देखिए कि उन्होंने क्या हदफ है, जो लक्ष्य है 5 करोड़ स्कॉलरशिप देना है, ठीक है, यह हदफ है। अभी इस पर काम शुरू हो चुका है, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, उसमें से 50% लड़कियां होंगी अकलियतों की। देखिए, मैं आपको ये जो है ये सोच, जिस हदफ की आप बात कर रहे हैं, इस पर कई लोग सवाल जो सोच और जो मंसूबा, यकीन माने कि जो मिनिस्टर ने सोचा है, जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने सोचा है, उसको यकीनी तौर पे मुकम्मल करेंगे। और अगर उन्होंने जो बात कही है वो आने वाले वक्त में आप 5 साल में देखिएगा उनका। देखिए, दूसरा स्टेप आपको बताऊं, उन्होंने 100 दिन का वायदा किया है। तमाम मीडिया के सामने उन्होंने कहा, मीडिया चैनल के जब पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे कि पूरी वक्त प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान की वो उसको 100% डिजिटलाइजेशन से जोड़ दिया जाएगा, उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा कि एक बार आप क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के किस सूबे में, किस शहर में उस सूबे के वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप उस पर कुछ काम करना चाहते हैं। अब देखिए उनका इरादा क्या है, स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का, उनका इरादा अस्पताल बनाने का है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है। ज्यादा स्कूल खुलेंगे, ज्यादा कॉलेजेस खुलेंगे, ज्यादा अस्पताल खुलेगा, किसको फायदा होगा? आम आदमी को, कौम के आम आदमी को, हमारे माइनॉरिटीज के जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं उनको फायदा होगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सोच इतनी शानदार है कि वो जो बात कहते हैं, वो जो बात कहते हैं, उन्होंने देखिए अभी एक नया हुनर हाट को लेके जो उनका बयान है कि वो 100
जिलों के अंदर एक पूरा का पूरा, अभी पिछले में कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर मैंने एडवर्टीजमेंट भी देखा है, और उनके यहां भी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की किताब है जिसमें आप सारी चीजें पता कर सकते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। उन्होंने कहा है कि आइए, हुनर के उस्ताद हमारे साथ आइए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आज हुनर के उस्ताद इतने खुश और गदगद हैं। मैं तो, आप यकीन माने कि मैं असम में भी, मैं मणिपुर में भी, मैं बिहार में, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ मैं कनेक्ट रहता हूं, और मैं जब भी मुसलमानों के साथ कनेक्ट होता हूं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मेरी होती है, तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो काम कर रहे हैं उनको मैं जरूर उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उनसे मैं ये कहता हूं कि आप उनके कार्यक्रमों को देखिए, उनको आपके पास स्मार्टफोन है, आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को खोलिए, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो आपसे वायदा किया है, अगर उन्होंने वायदा पहले दिन, ईद के दिन 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की कही है, तो आप देखिए, अपने जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ आप बात कीजिए, किस तरीके से आप वहां पे आके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री के अंदर वहां पे जो ऑफिसर बैठे हुए जो ये काम देख रहे हैं, वो आपका काम बहुत तेजी से कर रहे हैं, और जमीन पे ये काम मैं आपको उतर बता रहा हूं। यासिर जिलानी साहब, शोएब जामे साहब, हमारी जमीनें इतनी रिच एक दौर में, ये कौम अकलियत, अगर हम बात करें अकलियतों में बिलखुसूस मुसलमान रहे, इतनी ज़मीनें हमारी हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जे हैं, हमारी ही कौम के कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, और आज भी मुसलमानों के गरीब बच्चे, उन्हें अच्छे स्कूल नहीं फराहम हो पाए, कौम ने उनके लिए उतना बंदोबस्त नहीं कर पाया। ये भी एक सच्चाई है। जबकि हमारे पास इतनी जमीनें थी, इतनी प्रॉपर्टी थी, आज एक हुकूमत कहती है कि हम आपकी पूरी प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे, और हम 100% अपने फंड से आपकी जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलकर दे रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे बच्चियां पढ़ सकें, अच्छी तालीम हासिल कर सकें, आपके लोगों को उसमें रोजगार मिल सके, आपके बच्चे उसमें टीचर बन सके, आपके नौजवान उसमें टीचर बन सके। इसमें भी कई लोगों को तकलीफ हो जाती है। कैसे देखें, 50 दिनों में इतना बड़ा मंसूबा लेकर आ रही है, 5 साल में तो करके ही दम लेंगे, वो रुकने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को तकलीफ क्यों, और किन को तकलीफ होती है? नहीं इमरान साहब, अभी देखिए, यासिर जिलानी साहब हमारे बड़े भाई, उन्होंने कितनी अच्छी बातें जो है सरकार के जो मंसूबे हैं, जो काम हुए हैं, वो सारी बातें रखी। लेकिन मेरा ये कहना आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आवाम से जो है इस वक्त खिताब कर रहा हूं, जो जनता देख रही है, कि भाई जब आप मदरसों की बात करते हैं और आप अपने फलाह और वबूद की बात करते हैं, दीन की, मजहब की बात करते हैं, तो हर बार सरकार ही क्यों करे? आप क्या कर रहे हैं भाई? आप मदरसों को जो है दीनी तालीम का एक बहुत बड़ा केंद्र है, आपने क्या किया? मुसलमानों ने अब तक मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या काम किया? ये तो सवाल पूछना मुसलमानों से भी है ना। ये सही बात है कि हम कई बार तहफ्फुज और सियासी मामलों को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं सरकार को हमेशा जो है बेवजह जो है कोसता रहूं। जहां सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो काम कर रही है वाकई में, लेकिन सवाल तो आज इस कौम से बनता है, मुसलमानों से बनता है कि आपने क्या किया? आपने मदरसों को सिर्फ कमीशन खोरी का अड्डा बनाए रखा। ये जो सो कॉल्ड जो ठेकेदार बने बैठते हैं, ये उन्होंने मदरसों के बच्चों का जो है हक खाया, उनके जकात खाए, उनके फितरे खाए, और यही लोग हैं जामे साहब, जो है यही वजह तो है जब मदरसों का आधुनिकीकरण करने की बात होती है, मदरसों को जदीद बनाने की बात होती है, तो सबसे ज्यादा इसी तरह के लोग उसमें अड़ंगा डालने की सवाल है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मदरसे आधुनिक बने, सरकार का हस्तक्षेप हो। बिल्कुल, देखिए आपने कहा ना कि वक्फ किसको कहते हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो अपनी जो मिल्कियत है उन्होंने कौम के नाम पर वक्फ कर दिया, दान दे दिया। उसका हक जो है इस कौम, आज आपने बहुत अच्छी बात करी। एक 10 सेकंड का एक सवाल सुन लीजिए, बहुत शानदार आप बात कह रहे हैं। आप जिनसे सवाल कर रहे हैं उनका मैं नाम ले लेता हूं, आप शायद जरा सा घबराएंगे। मदरसे हमारे यहाँ 3 तरह के हैं। एक मदरसा जो 90% दारुल उलूम देवबंद के द्वारा चलाया जाता है, और एक है जो हमारी सरकार के मान्यता प्राप्त होता है, और एक हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग सरकार के साथ जुड़ जाएं जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं। तो आप आज बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद के लोग कब सरकार के साथ आके मिलेंगे और वहां भी वो सारी चीजें सरकार की
क्यों नहीं पहुंच सकती? आपका इतना बड़ा इदारा है, आप तमाम भारत के राज्यों में आपके मदरसे चल रहे हैं, आप मदरसे चला रहे हैं, वहां अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकार के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब बात कर रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ बात कह रहे हैं, कहीं देखिए पिछली सरकारों ने जो आपसे वायदा किया होगा शायद वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए आप बार बार सवाल उठाते, लेकिन इस सरकार में एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जिसका नाम मुख्तार अब्बास नकवी है, जो कहेंगे वो उसको पूरा करेंगे। तो आप कम से कम यकीन करें, और आप दारुल उलूम देवबंद में बिल्कुल क्लियर कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट आप करिए, क्योंकि आप भी एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी बात बहुत लोग सुनते हैं हिंदुस्तान में, उनसे कहिए कि सरकार के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, अपने मदरसों को भी सरकार के साथ कनेक्ट करें, उनको भी फायदा होगा और उसमें जो तालिब इल्म है उनको भी फायदा चाहिए। अगर मदरसे के बच्चे जो है अच्छी तालीम ले, साफ सुथरे माहौल में पढ़ेंगे और कंप्यूटर की भी तालीम लेंगे, उनको मिड डे मील भी मिलेगा, कम से कम जामिल साहब एक बात मुझे बड़ी आश्चर्य करने वाली लगती है कि आज जामिल साहब ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है जामिल साहब, हुकूमत ने कम से कम ये विजन तो दिया कि मदरसों में भी साफ सफाई, टॉयलेट, अच्छा खाना होना चाहिए, तो हम आज ये बात करने बैठे, वरना इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। अगर इसमें कोई इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। राह में रोड़ा बनता है तो मैं समझता हूं कि वो जो है नामुराद लोग हैं, इसमें राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। जो अच्छे काम हो रहे हैं उस पर आप काम कीजिए, हर चीज में सियासत करने की जरूरत नहीं। मैं आज बहुत दुखी हूं इस बात से कि भाई जब सरकारें जो है यहां से कहीं कहीं नाकाम रही है तो हम सवाल पूछते हैं और हमारा पूछना वाजिब होता है, तो वो तो बड़ा आप उसमें ये तारीफ करते हैं, लेकिन अगर हमने मुसलमानों से सवाल पूछ लिया तो आप हमें गाली देना शुरू कर देते हैं। क्यों? हर चीज की आपके आखिरत की जिम्मेदारी सरकार ले, आपके कुरान की तालीम की जिम्मेदारी सरकार ले, आप क्या करेंगे भाई? सवाल ये है ना कि वक्फ की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मुसलमानों की कौम की खुद अपनी है कि आप उसकी हिफाजत करें, सरकार की नहीं है। अगर सरकार इसमें मदद करने आ रही है तो उनका एहसान है, और एहसान मानिए आप। मदरसों की जो है मॉडर्नाइजेशन और उसकी जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपको हेल्प कर रही है तो सरकार का एहसान है, फरीजा नहीं है। इसलिए देखिए, जब हम सरकार मदरसों और वक्फ की बात करते हैं तो इसमें आखिरत हमारा जुड़ा हुआ होता है, हमारी जिंदगी के अमाल जुड़े होते हैं। हम अगर अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं पूरा करेंगे, अपने नौजवानों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, उसके लिए आईएएस के कोचिंग सेंटर्स नहीं खोलेंगे, उनके लिए हमारे पास तो यहां से मोबाइल फोन खरीदने के लिए बहुत पैसे होते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है पैसे की कमी हो जाती है। यह मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी, तभी हमारा कौम बढ़ेगा। आज जो आप देख रहे हैं कि तहफ्फुज का मसला है और तमाम सारी परेशानी, भाई वो परेशानियां खत्म हो अगर आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। 25 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक नौजवानों को रोजगार और रोजगार के मौके फराहम कराने का हदफ है। ये 50 दिनों का काम हुआ है फिरोज बख्श साहब, और अगले 50 दिनों बाद 100 दिनों का लेखा जोखा लेकर के वजारत अक़लियती उमूर हाजिर होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाजिर होंगे, हुकूमत हाजिर होगी। 50 दिनों में इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा काम, अगले 50 दिनों में क्या टारगेट आप देखते हैं बिलखुसूस अक़लियतों के लिए, और उससे बढ़कर मैं कहूं तो मुसलमानों के लिए? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पहले तो 5 साल का जो है लेखा जोखा किया जाता था, 4 साल का, 3 साल का, 1 साल का, और बहुत खुशी की बात है कि 50 दिन का लेखा जोखा किया जा रहा है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का। देखिए, 50 दिन पे ही मैं फोकस करके फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए आप। देखिए, 50 दिन में इन्होंने क्या किया है, 100 कॉमन सर्विस सेंटर जो है शुरू किए हैं, जिसके अंदर से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 80% जो है ये पूरे हो चुके हैं, और बाकी 20% जो है इसमें काम पहले से चल रहा था, लेकिन 50 दिन में इसको स्पीड अप करके 100 सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में अगर आपको मान लीजिए तालीम के ताल्लुक से कोई मदद चाहिए, आपको फंडिंग के ताल्लुक से कोई मदद चाहिए या कोई और गाइडेंस चाहिए, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है जितने भी माइनॉरिटी बेस्ड एरियाज हैं वहां पर ये काम किया, इनमें काम शुरू हो चुका है। दूसरा 50 दिन का जो बहुत बड़ा काम किया है मुख्तार अब्बास नकवी की इदारे ने, वो काम है कि 5.18 लाख यानी 5,18,000 जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वक्फ की, जो बर्बाद हो रही थी, जिनके ऊपर नाजायज कब्जे हो रहे थे, जैसे अभी इन्होंने शुएब साहब ने भी फरमाया कि हम अपनी ही प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हो रहे हैं और फिर हम सरकार से सवाल पूछते हैं। तो सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि 80% इसमें भी जो प्रॉपर्टी लोग काबिज थे, ज्यादातर हमारे लोग काबिज हैं उस पर,
उनको जो है सारा इन्होंने उसका एक गूगल मैप बना करके तैयार कर लिया है। उसमें ये अच्छे स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मॉडर्न मदरसे उसमें खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। तो एक इन्होंने काम ये कर लिया है। तीसरा जो काम इन्होंने किया 50 रोज के अंदर इमरान साहब, वो ये क्या है कि 5 करोड़ बच्चों को जो स्कॉलरशिप देनी है उसमें से ये शुरुआत हो चुकी है। 50 दिन में 50 लाख से ज्यादा बच्चों के फार्म भर के और उनके जो है सीबीटी के जरिए उनके अकाउंट्स में पैसे चले गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, उनके साथियों का, पूरी मिनिस्ट्री का, और मैं पूरा क्रेडिट इनको देना चाहूंगा क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने मिनिस्ट्री में काम किया, मैं समझता हूं कि सिवाय जबानी जमा खर्च के जमीन पे उतर के और रूट से जुड़कर, जड़ों से जुड़कर जो काम दिखाया है मुख्तार अब्बास नकवी में, इसमें हम इनको सलाम करना चाहेंगे। और एक मैं शेर पेश करना चाहूंगा। अभी हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मर्द मुजाहिद इन्होंने अपने को साबित किया है। देखिए, मोदी जी इज अ गो गेटर। वो यकीन रखते हैं काम के अंदर, वो बहानेबाजी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उनकी अपनी सरकार में भी अगर कोई मंत्री या कोई और काम नहीं करता उसको साइडलाइन कर देते हैं। यही काम उन्होंने जब देखा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सही रास्ते पे नहीं चल रही है, फौरन वो मुख्तार अब्बास नकवी को लेके आए। वो भी गो गेटर हैं, वो भी अचीवर हैं, और आते ही इतना जबरदस्त काम शुरू हो गया। और आपने शुरू में, जब मैं थोड़ा सा लेट आया स्टूडियो में ट्रैफिक की वजह से, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, बल्कि एक चुभती भी बात मैं कहूंगा कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है, मोदी सरकार मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, उसके लिए भी लोगों के दिल में चुभन होती है। अरे भाई, क्या आपने माहौल बना रखा है। मैं अपने बिल्कुल सही कह रहे थे हमारे दोस्त शुएब साहब कि थोड़ा सा बी लार्ज हार्टेड। अगर मोदी जी कोई अच्छी बात कह रहे हैं, अगर वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर, तो चिपट जाओ, लिपट जाओ, मोदी जी से कहो ये काम करा के दो। तो ये तो बहुत अच्छे मैं समझता हूं कि सरकार ने काम किया है। पर बाकी लोगों की राजनीति का क्या होगा फिरोज बख्श साहब, जो लगातार मुसलमानों को इस हुकूमत से दूर करने की फिराक में रहते हैं, जिन्होंने 70 साल सिर्फ डर पैदा किया, और इमरान, वो डर जो था ही नहीं कभी। इमरान साहब एक बात कह के, बनाए रखने की हमेशा कोशिश की, और आज बस एक सेकंड एक बात कह के बात को तमाम करूंगा अपनी। देखिए, ये वही लोग हैं अपोजिशन के, मैं नाम लेकर के इनके पार्टियों के मैं बांगे दहल कहना चाहूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ हल्के हो, इन तमाम लोगों ने हमेशा मुसलमानों को भाजपाइयों से डराया, संघियों से डराया, आरएसएस से डराया, कहा कि लोग तुम्हारे गले काटने आ रहे हैं, ये तुम्हारे इदारे बंद करने आ रहे हैं। 5 साल में देख लीजिए कौन से मुस्लिम इदारे बंद हो गए, कौन से उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए, कौन से मदारिस या खानकाहों पर देश में बड़े-बड़े दंगे हो गए। ये पिछला 5 साल का दौर है जिसमें एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में इमरान 2 लाख छोटे बड़े दंगे हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से मोदी यहां पर वजीर आजम बने कोई दंगा नहीं हुआ। एक दंगा हुआ था जो कि यूपी सरकार में हुआ था जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे। अल्लाह का शुक्र है कोई दंगा नहीं हो। मुझे उम्मीद है आगे भी कोई दंगा नहीं होगा, क्योंकि दंगे कराने वालों के पास अब पावर नहीं है। दे हैव गॉन आउट ऑफ पावर, और इसी वजह से वो बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि किसी तरह से हम पावर में आए और दंगे करा के अपने मुसलमानों को भड़का करके और उनका वोट बैंक जो है उसको इस्तेमाल करके। तफसील से बात करेंगे। हमारी इस चर्चा को गौर से सुनिएगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, माइनॉरिटी के कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, मुसलमानों के कमेंट्स की बात कर रहा हूं, बहुत नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन 1% लोग भी अगर इस चीज को समझ गए, जो हक है, जो सच्चाई है, जो अल्लाह के जरिए हमें मौका मिला है इस वक्त इस हुकूमत के दौर में अपने आप को बढ़ाने का, उसको अगर लोग समझ जाएं